बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा और सबको सुनाई दे रहा है ना? बहुत अच्छे। आपने जैसे आपको बताया सर ने, स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं, कोई बता सकते हो? हाँ बोलिए। राइट, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, फ्रीडम फाइटर्स। तो हमें स्वतंत्रता किससे मिली थी? कौन हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे जिनसे हम लोगों ने अपने भारत को आजाद करवाया? ब्रिटिश, अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे। ये बात है 300 साल पुरानी। 300 साल पहले ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज हमारे भारत में आए और हमारे को उन्होंने हमारे आज़ादी को छीन लिया, हमें गुलाम बना लिया और अपना राज्य यहाँ पर चलाने लग गए। यानी उनकी हुकूमत चलती थी, वो जो कहते थे वो होता था, जो कानून वो बनाते थे वो हमारे ऊपर लागू होते थे। उसको कहते हैं गुलाम भारत हो गया। हम अपनी भारत में रहकर अपने कानून नहीं बना सकते थे, इसलिए हम गुलामी देख रहे हैं। अब हमारे अंदर कितने दिन तक हम गुलाम रह सकते हैं? नहीं ना, सब कोई रहना चाहता है गुलाम, सब आज़ाद होना चाहते हैं और अपने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना भी चाहते थे। तो बहुत से क्रांतिकारी वो जो फाइटर थे, जिनको था कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम अपने भारत को आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं। कुछ नाम आपने जरूर सुने होंगे, कौन से? रानी लक्ष्मीबाई। बहुत अच्छे, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबने सुना है। और गांधी जी भी थे, ठीक है ना? तो इस तरह से ये तो है ऐसे नाम जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके बारे में हम पढ़े हैं, जिनको हम जानते हैं, हमारी किताबों में इनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं क्रांतिकारी। तो मतलब कितने साल लगे हमें आज़ादी लेने में, तो क्रांतिकारी तो इतने हुए, अगर हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, अनेकों अनेक। और ऐसे ऐसे जिनकी गाथाएं हमें पता ही नहीं, लेकिन इतने वीर, इतने साहसी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, लेकिन बराबर की साहस, बराबर की वीरता, बराबर की लड़ाई अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने लड़ा। ठीक है ना? तो ये हुआ स्वतंत्रता के बारे में बात। आज जो हम बात कर रहे हैं, मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है ये। और उस दौरान, क्योंकि वो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, इसका क्या मतलब है? कभी सुना अमृत महोत्सव का नाम? नहीं सुना? हाँ जी, क्या बता सकती हूँ क्या है अमृत महोत्सव? अच्छा, सिर्फ नाम सुना। हमारा देश जो आज़ाद हुआ है उसको 75 साल हो जाएंगे। कब होंगे? 15 अगस्त 2023 में। अभी नहीं हो रहे, 2023 में 75 साल हो जाएंगे हमारे देश को आज़ाद हुए हुए। उसको हम मना रहे हैं, उसको मना रहे हैं पहले से ही, 75 हफ्ते पहले। यानी हम 12 मार्च 2021 से लेकर के 2023 तक अपने 75 साल आज़ादी के जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, वो मनाएंगे। और कैसे मनाएंगे? इसलिए इसको महोत्सव बोला है, मतलब बहुत बड़ा उत्सव। अमृत बरसाने वाला, अमृत तो समझते हो ना क्या? तो वैसे हम सिल्वर जुबली मनाते हो, गोल्डन जुबली मनाते हो, फिर उसके बाद हीरा जयंती, जिसको हम हीरक जयंती भी कहते हैं, डायमंड जुबली मनाते हो। तो हमारे देश की डायमंड जुबली हो जाएगी 2023 में, लेकिन हम उसको 21 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। और कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम इस पूरे दौरान, इस पूरे टाइम पीरियड में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे और अच्छे अपने राष्ट्र को बढ़ाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत करेंगे। इस तरह के सभी कार्य, राष्ट्र को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, बाई लोधी, किसी ने सुना है ना? कभी भी नहीं सुना। मगर उन्होंने जो वीरता और साहस दिखाया आज़ादी
पाने के लिए, अपने भारत को आजाद कराने के लिए वो रानी लक्ष्मीबाई जी से कम नहीं था, लेकिन उनके बारे में किताबों में, कहानियों में, गाथाओं में बहुत कम मिला है, बहुत कम चीजें देखने को मिलती हैं। तो आज मैं ऐसी ऐसी ढूंढ के वीरांगनाओं या वीरता की कहानियां लेके आपके पास आऊंगी जिसमें साहस भरा हुआ होगा और जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए काम किया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं प्रेरक रस। तो आप मेरे साथ एक बार एक गाना हो जाए। Yes, सबको आते है ना? Yes. तो आप वंदे मातरम बोलना है, ठीक है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला जो है, आओ बच्चों तुम्हें मिला आज ऐसी देवी से जिसने अपने प्राण दिए थे देश आजाद कराने में। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव और अभिमान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो अब कहानी शुरू करते हैं। किसकी? क्या नाम है बोलो? बहुत अच्छा, आप तो बड़े ध्यान से सुन रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे सारे। ठीक है, बात है 300 साल पुरानी, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बात नहीं सुनी। ठीक है बेटा, बाद में जब हम पूरा करेंगे ना फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो ये समय है जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य करते थे, उस समय की बात है। 300 साल तक, लगभग इतने साल पहले के 1800 तक चल रहा है। तो उस समय बहुत दिन तक गुलामी सहते रहे, जिसको बोलते हैं ना एक दिन थक जाते हैं। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों में हो रहा था कि बस अब बहुत हो गया। वो था 1857, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ो अभियान चलाते हुए और कूद पड़े थे कि अब तो हम आजादी लेकर ही रहेंगे। 1857, 1857 वो था पहला स्वतंत्रता संग्राम, उसको नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी वीरता से उसमें लड़ने वाले थे, बहुत सारे जुट गए थे ऐसे वीर जो चाहते थे कि हम अपने देश को आजाद कराएं। एक साथ हो गए थे और जगह जगह क्रांति की मशाल उन्होंने जला दी। हर जगह पर ये हो रहा था, अंग्रेजों भागो, अंग्रेजों को निकालो, ये सब तरफ की लहर फैली। तो वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसी समय की बात है। उसी समय ये रानी जो है अवंतीबाई उसी लड़ाई में ही लड़ी अंग्रेजों के। तो अब क्या हुआ, इनकी जन्म हुआ 1831 में जन्म हुआ मध्य भारत में, और उस जगह का नाम था मनकेरडी जिला सिंध। ऐसे बच्चों अभी ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन आंसर भी होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर आप हार जाओगे, हम जीत जाएंगे, है ना? तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान लगा के फिर दीदी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे ना, फिर आप जवाब देना, इसी में से। तो उनका जन्म 1831 में मनकेरी जिला सिडनी मध्य प्रदेश में हुआ, और जमींदार थे उनके पापा जिनका नाम था राव जुझार सिंह। और पढ़ा उन्होंने गांव के ही स्कूल में पढ़ाई। आजकल कहते हैं गांव गांव गांव, पर देखिए गांव के स्कूल में पढ़ी हुई भी कितनी इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के स्कूल में पढ़ लिए तो इंटेलिजेंस तो हमेशा यहाँ होती है, स्कूल तो उसको सिर्फ निखारता है ना? गांव के स्कूल में पढ़ी, लेकिन बहुत वीर और साहसी थी बचपन से। तो उन्होंने घुड़सवारी सीखी, क्योंकि वो राजपूत थे ना, तलवारबाजी भी सीख ली और घुड़सवारी भी सीख ली, और उनकी वीरता बहुत मशहूर थी कि देखो ये छोटी सी बच्ची है और बहुत वीर और साहसी रही। तो उसकी गाथा जो थी दूर दूर तक फैली हुई थी। जैसे ही वो 17 साल की हुई तो तब तो शादी कर देते थे जल्दी से। तो उनकी शादी एक अच्छे घराने में हुई, वो भी राजकुमार थे, राजपूत थे, और उनका नाम था विक्रमादित्य। वो भी राजकुमार थे, राजगढ़, कहाँ के? राजगढ़ के राजकुमार से हुई। और उनके जो विक्रमादित्य के जो पिताजी थे लक्ष्मण सिंह जी, वो वहाँ के राजा थे, राजगढ़ के। तो वो शादी होकर के सिवनी से आ गई रामगढ़, है ना?
रामगढ़ में आई तो वो समय था 1848, 17 वर्ष की आई। अभी वो एक तरह से कुल वधू हुई उस घर की, राज्य वगैरह को चलाना नहीं आता था, मगर वो गई तो धीरे धीरे उन्होंने साथ ही साथ अपने ससुर जी के साथ राज्य की देखभाल करनी शुरू कर दी। कुछ कुछ जिम्मेदारियां थी। 2 ही साल के बाद ससुर जी की मृत्यु हो गई और अब उनके जो पति थे विक्रमादित्य जी, वो राजा बन गए। लेकिन राजा बनते ही वो बीमार रहने लगे, अस्वस्थ रहने लगे। तो सारा का सारा जो भार था वो रानी अवंतीबाई के ऊपर आ गया। अवंतीबाई लोधी के ऊपर पूरे राज्य को संभालने का भार आ गया, क्योंकि विक्रमादित्य जी की तबीयत ठीक नहीं रही। बहुत अच्छे से राज्य को संभालने तो बहुत अच्छे से वो राज्य को संभालने लगी। देखते ही देखते 2 बच्चे हो गए। नाम था अमान सिंह और शेर सिंह। क्या नाम था बच्चों का? जल्दी उस समय अंग्रेजों ने इतना कहर ढाया हुआ था कि रामगढ़ के आसपास जितने भी शहर जिले थे सबके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। रामगढ़ पर उनकी नजर थी, क्योंकि रानी जो थी वीर और साहसी थी और उसका शासन बहुत अच्छा चलता था। तो उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि वो रामगढ़ के किले पर भी आक्रमण करें। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने आसपास की रियासतों को, आसपास के जिलों को कब्जा करना शुरू कर दिया था और रामगढ़ की तरफ धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे कि रामगढ़ को तो जीतना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा शहर था। तो उस समय बहुत से आए ब्रिटिश राज करने वाले गवर्नर, तो उनमें से एक था जो सबसे क्रूर था। क्रूर मतलब अत्याचारी। नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी क्यों अत्याचारी था? क्योंकि उसके दिमाग में ना राज्य हड़प की नीति थी। क्या सोचता था कि इसका भी राज्य हड़प लूं, उसका भी राज्य हड़प लूं, ऐसे वो सोच रहा था और उसको देख देख के नीतियां बनाता था, कानून बनाता था। तो उसने ना एक कानून बना दिया कि कोई भी जो राजा नहीं है, क्योंकि पहले तो राजा और उसके बच्चे ही राजा बनते थे ना, इस तरह से परिवार में होता था। तो बच्चे अभी इनके छोटे थे और विक्रमादित्य की मृत्यु हो चुकी थी, तो रानी अवंतीबाई राज्य नहीं चलाएंगे, ऐसा उसने कानून बना दिया। और उनसे पूछे बिना किसी को गोद भी नहीं ले सकते, पुत्र को, जिनके पुत्र नहीं है तो पुत्र को गोद भी नहीं ले सकते। तो इसको बोलते हैं कोड ऑफ वॉर्ड्स। तो उसने राजगढ़ के ऊपर जानबूझ के कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का कानून लगा दिया। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स में क्या खासियत है? उसमें अगर किसी के यहाँ पति की मृत्यु हो चुकी है, राजा पति की मृत्यु हो चुकी है, उसके बच्चे अगर छोटे हैं, अभी 18 साल के नहीं हुए, बालिग नहीं हुए, तो उसको देखने के लिए अंग्रेज अपना तहसीलदार वहां पर रखेंगे। अंग्रेज उसको संभालेंगे, ना कि रानी को नहीं संभालेंगे। पहले महिलाओं के ऊपर ही बंदिश लगा देते थे, ये उसकी नीति थी। तो इसको बोलते हैं कोड ऑफ वॉर्ड्स। और गोद भी नहीं लेने देंगे किसी बच्चे को, तो वो लगा दिया। और रानी की बांधती हुई पेंशन, जिनको पेंशन मिलेगी, और रामगढ़ के ऊपर सारा का सारा कब्जा अपना कर दिया। जितना भी वहाँ पैसा था वो सब अपने हाथ में ले लिया। किसने किया ये? क्या नाम था उसका? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो उसने ये सब काम किया, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जनरल गवर्नर था और बहुत तेज था। अब उसने जब ये कर दिया तो रानी को आग लगनी थी, उसको तो गुस्सा, और गुस्से में तो फिर रानी 4 गुना सोचने लगी कि मुझे तो अपने रामगढ़ को इससे छुड़ाना है, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपने रामगढ़ को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दूंगी, चाहे ये कैसा भी वो बनाए। उसने अंदर ही अंदर अपनी एक सेना तैयार करनी शुरू कर दी, चुपके चुपके, गुप्त रूप से। और साथ ही साथ उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि अपने आसपास के जो रियासतें थी आसपास की, वहाँ पर एक चिट्ठी लिखी
और उस चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भेजी और चिट्ठी में लिखा कि अगर आप सब लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ गए हो तो मेरा साथ दो और हम उनके लिए लड़ेंगे, आप मेरा साथ दो, और अगर साथ नहीं दे सकते तो ये कांच की चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठे। ऐसी भाषा जब सुनते हैं तो आग उगलती है ना, सोचते हैं नहीं नहीं हम कांच की चूड़ियां पहनेंगे, हम तो साथ देंगे। तो उन्होंने रानी की इतनी हिम्मत देखी कि वो लड़की होकर, औरत होकर वो ऐसा सोच रही है कि भाई हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकते हैं तो हम क्यों ना उनका साथ दें। तो सारे के सारे आसपास की जो छोटी छोटी रियासतें थी सब जुड़ गए रानी के साथ, उसका साथ देने के लिए तैयार। अब रानी अकेली नहीं, उसके पास छोटी छोटी रियासतें, उनको सबको जोड़ा। सबने चुपके चुपके गुप्त रूप से अपनी अपनी सेना तैयार की और अंग्रेजों के ऊपर, रामगढ़ में जो अंग्रेज वहाँ पर रहते थे या जो कानून बनाते थे उनके ऊपर धावा बोल दिया। उनकी सेना भी आई तो भी उनको भगा दिया, उनको जो तहसीलदार बैठा रखा था उसको भी भगा दिया और रामगढ़ अपना वापस ले गया। अंग्रेज उनकी वीरता देखकर तो हैरान हो गए कि ये इतनी सी हिम्मत कहाँ से आ गई इनके अंदर, वो भी एक औरत के अंदर इतनी हिम्मत है। तो उन्होंने बहुत उनकी सराहना करी और सब जो आसपास के लोग थे उन्होंने अपना लीडर मान लिया अवंतीबाई को कि रानी अवंतीबाई जो करेगी हम वही करेंगे, ये हमारी लीडर हो गई जो हमें अंग्रेजों से छुटकारा दिला सकती है। तो धीरे धीरे आसपास की सारी रियासतों से भी अंग्रेजों को भगा दिया, तो वो लोग भी खुश हो गए। तो धीरे धीरे अवंतीबाई ने अपने जो पूरा एरिया था वो अपने अंदर कर लिया और सब खुश रहने लगे। अब लेकिन अंग्रेजों पे तो उबाल आना था, गुस्सा आना ही था, क्योंकि वो भाग गए थे वहां से डर के मारे। तो उन्होंने क्या किया, रानी को पता था अंग्रेज दोबारा हमला करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। उसने रामगढ़ के किले को खूब मजबूत कर लिया, खूब मजबूत कर लिया, सेना मजबूत कर ली कि अगर लड़ाई होती है तो हम पूरी तरह से तैयार मिले। और वही हुआ। एक और नजदीकी अंग्रेज था मंडला, मंडला एक जगह उसी रामगढ़ के पास है, वहां पर डिप्टी कमिश्नर एक अंग्रेज था, उसका नाम था वॉर्डिंगटन। क्या नाम था? वॉर्डिंगटन। तो वो जो वॉर्डिंगटन था ना, उसको ड्यूटी दी गई कि रानी के तुम नजदीक हो रामगढ़ के, तुम जाओ रानी के ऊपर जाकर के हमला करो और रामगढ़ को फिर से वापस ले दो, क्योंकि ये डलहौजी जो है वो तो हार के आ गया था वहाँ से, है ना, उसको भगा दिया। तो अब जो वॉर्डिंगटन था उसने नीति बनाई, उसने कहा कि मैं तो सीधा युद्ध करूँगा, सेना लेके जाऊँगा डबल ट्रिपल और आक्रमण सीधा। और वही किया उसने, अपनी दुगनी तिगनी सेना बुलाई और रामगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया, युद्ध कर। आमने सामने युद्ध होने लगा, खूब युद्ध हुआ, जिसमें 2-3 बार वॉर्डिंगटन की सेना को हरा भी दिया, भाग गए, और सेना बुला ली और सेना। पर अब कितना अंग्रेजों के सामने रानी अवंतीबाई कितना टिक सकती। और सबसे बड़ी दुख की बात, गद्दार बीच में थे। गद्दार जो थे एक रावी जगह पर थे, उसके जो जमींदार था वो मिल गया अंग्रेजों के साथ, उसने गद्दारी की तो रानी जो है वो किला छोड़ के जाना पड़ा, रामगढ़ का किला। मतलब किले को अंग्रेजों ने घेर लिया था और रानी को, जो रानी का एक सेनापति था उमराव सिंह, क्या नाम था उसका? उमराव सिंह। उसने अब रानी को बोला कि रानी अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, आप किसी सुरक्षित जगह पे चलिए, और अंग्रेजों ने किले को पूरी तरह से घेर लिया है और फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है अंग्रेजों के लिए। तो वो उमराव सिंह जो है वो रानी को लेकर पास ही पहाड़ियाँ थी, उसको बोलते हैं देवहारगढ़ की पहाड़ी। कौन सी? देवहारगढ़ की पहाड़ियों में छुपा करके रानी को ले गए और काफी सैनिक भी उनके साथ चले गए। तो किला खाली कर दिया, किले में से सैनिक, रानी और सब लोग वहाँ शिफ्ट हो गए और अंग्रेजों ने किले को सारा लूटा सब किया, लेकिन रानी को फिर भी नहीं पकड़ पाए, न मार पाए। तो अभी भी उनको पता था कि रानी चुप नहीं बैठेगी, रानी अवंतीबाई कुछ ना कुछ करेगी। और वही हुआ, पहाड़ियों में रहकर, देवहारगढ़ की पहाड़ियों में रहकर भी रानी ने अपनी सेना का फिर से गठन किया, आसपास से सैनिक बुलाए, सैनिकों का गठन किया
और अंग्रेज ढूंढते रहे कि रानी कहाँ है, रानी कहाँ है, नहीं मिले। फिर एक गद्दार निकला, उसने बता दिया कि रानी ना उस पहाड़ियों में छुपी हुई। बस इतनी बात की। वॉशिंगटन अपनी पूरी सेना थल लेकर के देवहर की गढ़ की पहाड़ियों में लड़ने चला। रामगढ़ में तो कर ही लिया था कब्जा, लेकिन वहां भी चला गया। बहुत लड़ाई हुई। थोड़े से सैनिक रानी अवंतीबाई के पास, लेकिन अंग्रेजों को धूल चटा दी सैनिकों ने। घबरा गए। 2-3 कितने दिन युद्ध चलता रहा, वो रानी को नहीं पकड़ पाए। एक बार रानी ने वॉशिंगटन को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसी का एक सैनिक आकर के उसने रानी को हाथ में गोली मारी। भीषण युद्ध हुआ, रानी को गोली लग गई, लेकिन रानी ने लड़ना फिर भी नहीं छोड़ा। आखिरी सांस तक वो लड़ती गई। वॉशिंगटन ने उसको बोला, आत्मसमर्पण कर लो। आत्मसमर्पण करता है ना, हथियार दे दो, हमारे आगे आ जाओ और मान लो हाथ। तो रानी ने उसका संदेश का जवाब दिया कि मैं लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के हाथ से दबूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। ऐसा डायलॉग ऐसे पिक्चर वाले में भी है ना, नाम नहीं लेना पिक्चर का, सिर्फ डायलॉग बोलिए। क्या कुछ भी हो जाए दबेंगे नहीं, झुकेंगे, है ना। तो रानी का भी वही थ्योरी थी, कितना मर्जी तुम मुझे मार लो, कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी, झुकूंगी नहीं, दबूंगी नहीं। ठीक है। उसका ये साहस देखकर सब हैरान थे कि भाई इतनी चोट भी लगी है, सब कुछ है, फिर भी रानी लड़ रही है। वो दिन था 20 मार्च 1858 का, यानी 1857 से लेकर 58 तक 1 साल वो लड़ती गई। 1858 में उस देवहरगढ़ की पहाड़ियों में जब उसको लगा कि अब मैं नहीं बच सकती, तो उसने अंग्रेजों के पकड़ में आने की बजाय अपने साथ में जो उसका सैनिक था उसकी तलवार ली और अपनी छाती में बांध वीर गति को प्राप्त करना। इसको क्या कहते हैं? वीर गति को प्राप्त करना। क्योंकि अगर उनके अंग्रेजों के हाथ लग जाती तो उसके मन में एक बात हमेशा रहती थी, चाहे कुछ हो जाए, मेरा जिंदा शरीर जो है उसको किसी और का हाथ नहीं लगना चाहिए, खासकर अंग्रेजों का, किसी बाहर वाले का हाथ मेरे शरीर को नहीं लगना चाहिए, ऐसा मन में विचार था। देखो कितना होता है कि मैं भारत भूमि पर ही मरूं और मुझे अंग्रेज भी ना छुए। अगर कोई मेरा दाह संस्कार करे तो मेरे भारतवासी ही करे, मेरे गाँव के लोग ही करें। तो ऐसा मन में विचार था, तो उन्होंने अपने प्राणों की खुद ही आहुति दे दी और वीर गति को प्राप्त हो गई। उनको देखे कि वो वीर गति को प्राप्त हुई, जो उनकी दासी थी ना, वो भी उसने भी अपने तलवार। तो इसको कहते हैं समर्पण, प्यार, देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्यार, अपनी रानी के प्रति प्यार, है ना। तो वो जो दासी थी उसने भी अपने को वीर गति को प्राप्त हो गए। अब दोनों को वीर गति, लेकिन उनकी जब आखिरी सांसें चल रही थी तब उन्होंने एक काम उनको और डर लग रहा था कि मेरे बाद मेरी जो प्रजा है, मेरा जो गांव है, मेरे जो रामगढ़ के लोग हैं, उनको अंग्रेज बहुत फांसी की सजा देंगे या मेरे सैनिकों को बंदी बना लेंगे, उनके ऊपर केस चलाएंगे कि तुमने अंग्रेजों के लिए विद्रोह किया। तो उन्होंने उसी समय बुलवाया जो मैजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं अपना वो देने के लिए बयान। और क्या बयान दिया कि मैं अकेली ऐसी थी जिसने अंग्रेजों के लिए विद्रोह किया, मैंने अपने गांव वालों को, अपने वासियों को, अपने रामगढ़ के सैनिकों को उकसाया आपके अंग्रेजों के विद्रोह करने के लिए। उनकी कोई गलती नहीं है, उनको कुछ ना कहा जाए और उन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए, उनके ऊपर कोई इल्जाम ना है। इसका मतलब मरते मरते भी रानी को किसकी चिंता थी? मरते मरते भी उसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी कि सब कुछ मैंने किया है, मैं सजा के काबिल हूँ, मेरे राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, मेरे कहने पर, उकसाने पर उन्होंने आपके साथ लड़ाई की। तो इस तरह से रानी अवंतीबाई की कहानी, जो अपने प्राणों का बलिदान दिया 20 मार्च 1858 के दिन भारत के इतिहास में, इसको बोलते हैं वीरांगना। जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है तो नाम के आगे क्या लग जाता है? वीरांगना। अवंतीबाई द्रौपदी
सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाना चाहिए। बहुत कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन अब तुम लोगों से कोई बात करेगा तो तुम्हें पता है कि हमारा एक क्रांतिकारी के बारे में हम भी जानते हैं, जिसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी। तो अब इसके बारे में हमें क्या सीख मिलती है, वो क्या मिसाल मिलती है, वो बताएगा कोई? बहुत अच्छा, साहस वीरता के साथ लड़ना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल आए, परेशानी आए, उसमें हमको लड़कर उससे मुकाबला करना चाहिए, ना कि समर्पण करना चाहिए। और ये जो लक्ष्मीबाई की पवित्र, संघर्षशील, निष्कलंक और बलिदान भी हुआ वीरता से कभी था। ऐसे उदाहरण जो है हमारे भारत में एक नहीं अनेक 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 हैं। मैंने तो सिर्फ एक के बारे में बताया, अगर करने जाए तो 300 साल तक की बात खत्म ही नहीं हो सकती। इतने क्रांतिकारी, इतने वीरांगनाएं, इतने वीर, इतने साहस से भरी हुई कहानियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन बाद में हमको, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में हमको पता है, तो हमारे देश में थोड़ा सा जहाँ की वो रहने वाली थी उस जगह पर उनके लिए किताबें भी छपी हैं, और बाद में हमारी सरकार ने उनके नाम से 2 टिकट्स भी जारी किए। डाक टिकट जारी करते हैं ना, तो उसमें रानी अवंतीबाई का पोस्टर लगा हुआ है। आज रानी अवंतीबाई जब भी बाहर जाओगे तो आपके रिसेप्शन के पास रानी अवंतीबाई का चित्र भी है और उनके बारे में लिखा भी हुआ है। आप जरूर देखते हुए जाना कौन थी, और जाकर के घर में पढ़ना भी कि रानी अवंतीबाई कौन थी, और समझ में आएगा। और अब मैं बता देती हूँ उनकी जो समाधि बनी वो कहाँ पर बनी। उनको बलिदान स्थल के नाम से उनकी समाधि का नाम है मध्य प्रदेश में बालापुर में, और उनका एक स्टैचू भी बनाया बाद में, जो कि मध्य प्रदेश में डिडोरी जो है, डिडोरी वहाँ पर बना है। स्टैचू बनता है ना, चौक पे उनका स्टैचू भी लगा हुआ है। और टिकट जो जारी की गई वो 1938 में की गई और 2001 में डाक टिकट की गई। बाद में एक जबलपुर में बांध बनाए नर्मदा नदी के ऊपर बांध, उस बांध का नाम भी रानी अवंतीबाई लोधी बांध के नाम से रखा गया। ये क्यों रखते हैं नाम? हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हम उनकी वीरता को सुन करके उनसे प्रेरणा लेते हैं, तब हम ऐसा अच्छे महापुरुषों के नाम पर नाम रखे जाते हैं ना जगहों के। तो इसलिए ये नाम, बांध का नाम भी जबलपुर में नर्मदा नदी के ऊपर उनके द्वारा, ठीक है, उनके नाम पर रखा है। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति, ठीक है। तो सारे के सारे एक बार रानी अवंतीबाई के लिए भारत माता की जय बोलेंगे, ताकि उनको अच्छी श्रद्धांजलि जो है हमारी छोटे छोटे बच्चों की तरफ से। बात तो 300 साल पुरानी है, लेकिन आज भी पता होना चाहिए जिस आज़ाद देश में हम बैठे हैं उसको आज़ाद कराने में कौन सहायक था, किसने हमें ये दिन दिखाया। ये बात हमारे मन में होनी चाहिए, श्रद्धा से, प्रेम से, और आगे उसी भाव से आप भी राष्ट्र के प्रति उसी तरह का प्रेम, भाव, गौरव रखें अपने भारत। तो भारत माता की जय। दीदी आपसे प्रश्न करना चाहिए, मेरी बात खत्म। देखते किसी आई हुई अच्छा लगा। चलिए बच्चों, अभी आपने स्टोरी सुनी, कहानी सुनी अपनी से रानी वीरांगना कौन थी? इससे पहले हम किसी ने इसका नाम नहीं सुना। हमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिनको हमें जानते ही नहीं। हम कुछ लोग जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं, लाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, जिन्होंने उनको सामने समझे। पर इन लोगों को ये सब पीछे ये जो थे 1857 में पहले महाविद्युत हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, तो इसमें इनका योगदान है। आप जितने ये कहाँ की रानी थी? रामगढ़। बहुत अच्छी सुन रहे हैं बच्चे। रानी के पति का नाम क्या था? वो राजा क्यों नहीं बन पाए? ऐसे तो नहीं समझे। हाथ खड़ा, दीदी बोलेंगी। आप भी तो
दो राजा नहीं बन सकते, ठीक है। कौन सा लॉ बनाया था प्लेटो ने कि अगर पति बीमार हो या उसके बच्चे जो हैं नाबालिग हो, 18 साल से कम की उम्र के हों, तो वहाँ की रानी जो है वो राज नहीं कर सकती। लॉ का नाम नहीं आता ना? नहीं आता ना? अच्छा उसको आ रहा है, बोलिए। कोड ऑफ ऑर्डनेस। अरे कोड ऑफ गॉड्स, WARDS WARDS, कोड ऑफ गॉड्स। किसने बनाया था ये लॉ? ब्रिटिशर्स। नाम क्या था? लागू किसने किया था? इसके लागू किसने किया था? हाँ, किसने बताया? I think so. I want time. Exactly. लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। वेरी गुड, शाबाश, बड़ी अच्छी क्लास है। तो बहुत अच्छी क्लास है। 2-3 और जल्दी से नेक्स्ट क्लास। हाँ जी। रानी के सेनापति का नाम क्या था? जो उनको पहाड़ियों में ले गया, जो पहाड़ी में लेके गया था राजा जी। हाँ जी। लैंड आर्मी जोशी। नो, दिल्ली का, राजपूत था वो। उमराव सिंह, बता दी दीदी ने, उमराव सिंह, है ना? चलिए, कौन सी पहाड़ी में छिपी थी रानी? रानी ने को जब उन्होंने वडिंगर ने बोला आप अपना आत्मसमर्पण कर दें, रानी ने क्या जवाब दिया? वो आत्मसमर्पण नहीं करेगी, भले ही मर जाएगी, लेकिन आत्मसमर्पण। हाँ, ना दबेगी ना झुकेगी, ऐसे याद कर लेगी, ये याद कर मतलब समझ आ गया कि वो झुकना नहीं पसंद करी थी, मगर वो देश के लिए लड़ना पसंद करी। एक हमारा एक गाना भी है ना, ऐसा गाना भी है देश की आज़ादी के लिए, है कोई किसी याद? नहीं, झुकने पे है। नहीं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी, है ना? सरफरोशी मतलब सर कटाने की तमन्ना है, झुकेंगे नहीं, नाम के साथ इसमें का नाम सुना है? मैं किसी चलिए, नाम के साथ किसी का नाम तो जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने ये कर दिया। कब मृत्यु हुई थी इनकी? कौन सी डेट को, कौन से ईयर को? कुछ याद? हाँ बोलिए। मार्च 18 ईयर 20 मार्च 1858। 1857 में जब संग्राम शुरू हो गई, ये पहला संग्राम जो था हमारा 1857 हुआ, ये 1858 की बात है। 20 मार्च 1858। आज भी बलिदान दिवस के नाम से हमारा गाना था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। गाना बहुत मशहूर गाना है, इनको सुना होगा। अच्छा लगा बच्चों, समझ आया? बहुत अच्छे